नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और कल्पना कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सब की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि साथियों आज आपको दिख रहा होगा कि आज हम जिस शीर्षक पर बात करने जा रहे हैं या जिस टाइटल पर बात करने जा रहे हैं वो है राजस्थान का एकीकरण। साथियों, लंबे समय से मेरे जितने भी साथी हैं उनकी एक ही ये मेरे से गुज़ारिश थी कि आप जैसे भी करें, मुझे आपका बड़ा भाई मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि कुछ ऐसा करें कि जैसे जीके के बारे में भी एनसीईआरटी चलती रहेगी साथ-साथ में, लेकिन उसके साथ ही कुछ राजस्थान की कला और संस्कृति को लें, आधुनिक राजस्थान को लें। तो फिर मेरा मन हुआ क्यों नहीं हम राजस्थान के एकीकरण से ही शुरू करते हैं और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मुझे ये राजस्थान एकीकरण का पॉइंट इसलिए चुना मैंने या जो ये शीर्षक इसलिए चुना मैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हम आधुनिक राजस्थान को पढ़ेंगे या राजस्थान में प्रवेश करेंगे तो इसीलिए राजस्थान है क्या? तो राजस्थान को समझने के लिए राजस्थान के एकीकरण को समझने की आवश्यकता है। हम राजस्थान की बहुत सारी प्राचीन घटनाओं से जानकारी रखते हैं, संबंध रखते हैं अपना। हम राजस्थान के प्राचीन गौरव गाथा को भी भली-भांति जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें आधुनिक राजस्थान समझना है तो हमें राजस्थान का एकीकरण समझना होगा और कहीं न कहीं राजस्थान का एकीकरण हमें प्राचीन राजस्थान की बातें करवाएगा। तो चलिए साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज राजस्थान के एकीकरण के बारे में, आज हम बात करेंगे 1947 के बाद की। जैसा कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद होता है और आज़ाद होने के बाद एक ऐसा विचार आता है कि हम आज़ाद तो हो जाएँगे, लेकिन हिंदुस्तान के इतने अलग-अलग हिंदुस्तान में अलग-अलग राजा बैठे हैं, उनको एक करना बड़ा मुश्किल काम था। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो फिर लोगों ने सोचा या तत्कालीन मैं यही कहूँ कि विद्वानों ने सोचा कि एक ऐसा विभाग बनाया जाए और जिसके तहत उस विभाग को ही ये काम सौंपा जाए कि जिसके तहत प्रत्येक केवल राजस्थान का ही नहीं, लगभग संपूर्ण भारत का एकीकरण किया जाए। और उसी विभाग की महत्वपूर्ण देन है कि आज हम एक राजस्थान में हैं। जो हमारे सामने 33 जिले दिखाई देते हैं या हम 33 जिलों के बारे में पढ़ते हैं। आगे आने वाली भविष्य में हो सकता है मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अगला जो बजट आ रहा है वो बजट ही हमें 33 से ज़्यादा जिलों के बारे में पढ़ाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो आगे आने वाला समय हमें ज़रूर 33 से बढ़कर जिलों के बारे में भी बताएगा। जैसा कि हम यही पढ़ते हैं कि 1 नवंबर 1956 तक 26 जिले ही थे राजस्थान में, लेकिन उसके बावजूद हम आज 33 पढ़ रहे हैं क्योंकि विकास की गति रुकती नहीं है, विकास की गति बढ़ती जाती है और ऐसा ही विकास हमें यहाँ देखने को मिलेगा। साथियों मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूँ उसके बाद हम एकीकरण के बारे में समझेंगे। ये हमें कल्पना करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति या एक संस्था या एक विभाग कितने कठिन परिस्थितियों में गुज़रते हुए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, जिससे कि संपूर्ण राजस्थान एक हुआ, जिससे कि संपूर्ण भारत एक हुआ। हमारे घर में मान लीजिए 5 या 6 सदस्य हैं, हमें उन 6 सदस्यों को एक विचार में या एक मत में लाने के लिए भी इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद तो इन्होंने क्या किया, पूरे देश को एक किया और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसीलिए पटेल साहब को लौह पुरुष कहते हैं, अन्यथा नहीं कहते लौह पुरुष। हिंदुस्तान में बहुत ऐसे व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने भी तो मेहनत की है लेकिन उनको लौह पुरुष नहीं कहा गया। लौह पुरुष केवल और केवल एकमात्र व्यक्ति के लिए नाम विख्यात हुआ या उपाधि या ख्याति प्राप्त हुई, वो व्यक्ति है, वो महान आत्मा मैं कह सकता हूँ, हम सब कह सकते हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये हम कब से कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने इतना महान कार्य किया या इतना अच्छा काम किया, जिस समय हम खुद कल्पना करें, हम खुद सोचें। उसके बावजूद हम बता सकते हैं कि उस व्यक्ति ने इतना महान काम किया। लेकिन हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ-साथ राजस्थान के एकीकरण में जो वीपी मेनन का, जो रियासती विभाग का सचिव था,
उनका प्रयास भी और उनकी मेहनत के ऊपर भी हम पानी नहीं फेर सकते, उनकी बातों को भी नहीं नकार सकते। उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया और उससे बेहतरीन मैं उन सभी राजाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, या हम सब धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने कालजे के टुकड़े को निकाल के दे दिया। आज जिस समय हमारी कोई एक जमीन है हमारे पास 5-10 बीघे, 15 बीघे, 20 बीघे या 2 बीघे, 4 बीघे, उनमें से अगर हमसे कोई मांग ले भारत सरकार की एक प्लॉट हमें दे दीजिए, एक दुकान बनाने के लिए जमीन दे दीजिए, एक मकान बनाने के लिए जमीन दे दीजिए, हम इतनी नहीं दे सकते, हम सरकार के खिलाफ कदम उठाते हैं। लेकिन उस समय की 19 रियासतों और 3 ठिकानों के मतलब 19 रियासतों के राजाओं ने जैसे तैसे भी करके अपनी सारी की सारी संपत्ति को, अपने सारे के सारे क्षेत्र को, अपनी सारी की सारी, अपने नेतृत्व की सारी भूमि को भारत सरकार को दान कर दिया, भारत सरकार को दे दिया। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए वो है कि उन्होंने जैसे तैसे भी करके जिस तरीके से किया, लेकिन उन्होंने किया, ये महत्वपूर्ण है। अब किस तरीके से किया, जबरदस्ती लिया या नहीं लिया, ये बात की बात है, लेकिन उन्होंने दिया, ये महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए। आज हम उन्हीं बात को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि साथियों राजस्थान का एकीकरण, ये राजपूताने की बात की जा रही है, आधुनिक राजस्थान की बात की जा रही है। अगर मैं एकीकरण की बात करूं तो एकीकरण का मतलब होता है संगठित करना, एक करना, अलग अलग टुकड़ों में विभाजित है, अलग अलग खंडों को अखंड बनाना, ये एकीकरण की बात है। तो चलिए साथियों, हम शुरुआत में पहले ये बातें करते हैं, इनकी जो शुरुआती दौर था एकीकरण का वो किस तरीके से चलता, उनके बाद हम इनके चरणों के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं कहूं साथियों, तो एकीकरण की जो शुरुआत होती है वो लगभग 17 मार्च से होती है। पहले चरण का उद्घाटन 17 मार्च से लगाकर 17 मार्च 1948 को पहले चरण का उद्घाटन होता है। कुछ किताबें 18 मार्च भी बताती है, कुछ 17 भी बताती है। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्यों बताती है। तो 17 मार्च 1948 से लगाकर 1 नवंबर 1956 तक 1956 तक राजस्थान का एकीकरण हुआ। कितना समय लगा, तो समय 8 वर्ष 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। अगर आप याद करना चाहो तो 8 और 7 15 होते हैं, आप एक माइनस कर लेना, 8 7 14 याद कर लेना, तो सबसे बड़ा वर्ष होता है, उसके बाद माह महीना आता है, फिर दिन आता है। तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का जो हमें समय लगा एकीकरण का, कितने चरणों में हुआ, तो 7 चरणों में एकीकरण हुआ। 7 चरणों में एकीकरण, कितने चरणों में, 7 चरणों में। कौन कौन से 7 चरण थे, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि जो जो रियासती विभाग के द्वारा जो एकीकरण किया गया, क्या इससे पहले राजस्थान को एकीकृत करने का प्रयास नहीं किया गया, क्या राजस्थान को यूनियन बनाने का प्रयास नहीं किया गया, किया गया साथियों। तो इससे पहले देखिएगा कि हम एकीकृत किसको करना चाहेंगे, तो हम एकीकृत करना चाहते हैं यहाँ 19 रियासतों को। ये 19 रियासतें कौन सी हैं, ये 19 रियासतें हम 7 चरण पढ़ेंगे उसमें आ जाएगी। 3 ठिकानों को, और इसके साथ ही एक अंग्रेज केंद्र शासित प्रदेश, अंग्रेज केंद्र शासित प्रदेश हम इनको एकीकरण करने जा रहे हैं। जैसा कि अपना देश 1947 में आजाद हुआ, और आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन, वही क्लाइमेट एटली। और अगर प्रश्न पूछ भी लिया जाए हमें कि राजस्थान के एकीकरण के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन, तो वही एटली। तो एकीकरण से ए से याद कर लेना, एटली। आप कैसे भी याद कर सकते हो, याद करने के व्यक्ति के भिन्न भिन्न तरीके हैं, अलग अलग तरीके, लेकिन हमारा मत यही कहना है कि, या मेरा कहना यही है कि हमें याद होना चाहिए चाहे किसी भी प्रकार से। अब 3 ठिकानों की बात करूं मैं, तो 3 ठिकानों में सबसे पहला एक ठिकाना है, वो है अपने नीमराना, अलवर में। दूसरा ठिकाना है वो है लावा,
और तीसरा ठिकाना है वो है कुशलगढ़। लावा टोंक और कुशलगढ़ है बांसवाड़ा। कुशलगढ़ कौन सा है? कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। ये 3 ठिकाने। और जो एक अजमेर केंद्र शासित प्रदेश है, अंग्रेज केंद्र शासित प्रदेश है, वो है अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। इन सबको हमें एक करना है। हम सब ने प्रयास किया। सबसे पहली बार अगर कोई प्रयास करता है तो वो कोटा रियासत करती है। कोटा के तत्कालीन महाराणा भीम या महाराव कह सकते हो, भीम सिंह करते हैं। लेकिन विशेष महत्वपूर्ण चर्चा आती है भोपाल सिंह के बारे में। उदयपुर के महाराणा, उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह। महाराणा का नाम क्या? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह ने 25-26 जून 1946 संपूर्ण राजस्थान के राजाओं की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें लगभग 22 राजा सम्मिलित हुए। राजाओं ने भाग लिया। ये पहला प्रयास है, पहली बैठक है राजस्थान, और इन्होंने कहा था कि राजस्थान यूनियन बनाए। क्या बनाई जाए? राजस्थान यूनियन। और इन्होंने अपना एक संवैधानिक सलाहकार बनाया। नाम क्या? संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार का नाम है आपके के.एम. मुंशी, जिन्हें कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी के नाम से जानते हैं। के.एम. मुंशी। ये के.एम. मुंशी वही है जो संविधान सभा के भी सदस्य रहे। इन्हें संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार किन्हें? के.एम. मुंशी को। किसने बनाया? उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह। साथियों, अगर हम पीछे बात करें तो जिस समय 1935 का अधिनियम आया, उसके बाद कहीं न कहीं बातें चलनी शुरू हो गई थी। एक भारत में गवर्नर जनरल आए थे, या जिन्हें वाइसराय कह सकते हैं, नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। उन्होंने पहले सूचित कर दिया था कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन आपको एकीकृत होना जरूरी है। आप इस टुकड़ों में अपना विकास नहीं कर पाओगे। और ये बातें आगे और व्यक्ति कहता है, जिस समय हम संयुक्त राजस्थान के विलय की बात करेंगे, उदयपुर का पूर्व राजस्थान में विलय की बात करेंगे, उस समय माणिक्यलाल वर्मा का कथन आएगा। बहुत बेहतरीन कथन है माणिक्यलाल वर्मा का। तो राजस्थान यूनियन बनाने के लिए संवैधानिक सलाहकार घोषित किया के.एम. मुंशी को। पहला इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया 25-26 जून 1946। 22 राजाओं ने भाग लिया। एक बार प्रश्न पूछ चुकी है आरपीएससी कि कितने राजाओं ने भाग लिया, तो 22 राजाओं ने। अब देखिएगा, इसके बाद इन्होंने और 22 मई 1947, या आप मई 47 याद कर रहे हैं ना, 1947 में इन्होंने और एक प्रयास किया राजस्थान को यूनियन बनाने का, लेकिन ये भी इनका प्रयास असफल रहा। अब कैसे रहा साथियों? इन्होंने वो सारा सब कुछ किया, मतलब राजाओं को भी बुलाया, राजाओं ने भाग भी लिया, और यहां तक कि उदयपुर के महाराणा पूरे राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे कि जो राजा आए इनमें, और उनमें यह भी कहा गया कि उन्होंने वास्तविक एक मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया। उन्होंने दो विधानमंडल के 2 सदन भी बनाए गए अलग अलग, जिसमें एक सदन में तो प्रत्येक राज्यों के या प्रत्येक रियासतों से समान प्रतिनिधित्व लेने की बात की, और एक में जनसंख्या के आधार पर, लेकिन कम से कम एक सदस्य तो सभी रियासतों से लिया जाएगा, और 3 वर्ष के लिए एक अध्यक्ष चुना जाएगा। वो अध्यक्ष इन रियासतों के सदस्यों में से होगा। ऐसा होने के बावजूद भी वे सफल नहीं रहे। 5 मार्च 1948 को उन्होंने एक और प्रयास किया, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनका प्रयास असफल रहा। ये उदयपुर के महाराणा का है। उसके बाद मैं बात करूं जयपुर की, तो जयपुर, तत्कालीन जयपुर के शासक सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह ने भी राजस्थान यूनियन बनाने की बात की। राजस्थान यूनियन, राजस्थान को एक करने की बात की इन्होंने भी, और इन्होंने अपने दीवान
नाम क्या? वीटी कृष्णामचारी। वीटी कृष्णामचारी। इनको कहा कि एक राज्य में सम्मेलन बुलाया जाए, सभी राजाओं को एक किया जाए। इसने भी प्रयास किए लेकिन इनके भी प्रयास असफल रहे। केवल जयपुर ने नहीं, कोटा रियासत ने भी हाड़ौती संघ बनाने की बात की। हाड़ौती संघ, बूंदी, झालावाड़ और कोटा तीनों मिलकर बनाना चाहते थे हाड़ौती संघ, लेकिन उसमें भी कोटा के महाराजा या कोटा के महाराव गोपाल सिंह की जो बात थी, माफ कीजिए, जो भीम सिंह की जो बात थी, वो भी बात प्रयास होते हुए भी असफल हो गई। और उसके बाद बागड़ संघ बनाने की बात की गई। बागड़ संघ, और बागड़ संघ बनाने की बात की गई थी, वो था डूंगरपुर के डूंगरपुर, और डूंगरपुर के तत्कालीन शासक जिनका नाम लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने प्रतापगढ़, डूंगरपुर वगैरह इनको मिला के, शाहपुरा को, बांसवाड़ा को मिलाकर बागड़ संघ बनाने की बात कही, लेकिन वो भी असफल हो गए, वो भी सफल नहीं हुए। तो इनका मतलब ये तो है कि देशी रियासतों ने क्या किया, या राज्य की रियासतों ने एकीकृत राजस्थान को करने का प्रयास किया। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं साथियों, तो इसके अलावा भी जो जन संगठन थे, उन जन संगठनों ने भी कहा कि राजस्थान को एक होना चाहिए, जिससे ही राजस्थान का विकास संभव है। इस औद्योगिकरण, और ये यही कथन है माणिक्यलाल वर्मा का, मेवाड़ के बारे में कहा था उन्होंने, भोपाल सिंह के बारे में, कि इस औद्योगिकरण और आधुनिकी के युग में मेवाड़ का विकास केवल हम एक व्यक्ति, मतलब एक महाराणा और एक उनके दीवान पर नहीं छोड़ सकते, या एक उनके पेशवा पर जो भी है उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मेवाड़ में उस समय 20 लाख जनसंख्या थी। एक व्यक्ति, एक महाराणा और एक इनका दीवान सक्षम नहीं है निर्णय लेने में जो 20 लाख की जनता की भलाई कर सके। तो इसलिए उन्होंने कहा था माणिक्यलाल वर्मा ने कि मेरा मत एक है, मेरा मत है कि इनको क्या करना चाहिए, राजस्थान में सम्मिलित हो जाना चाहिए, या एकीकृत हो जाना चाहिए, भारत संघ में सम्मिलित हो जाना चाहिए। अब देखिए साथियों, इनके अलावा जो जन संगठन थे, जन संगठन में एक संगठन की बात करूं मैं, तो अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद, देसी राज्य परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद ने भी राजस्थान को एक करने की बात की, राजस्थान यूनियन की बात की, और इसके साथ एक समाजवादी नेता, समाजवादी नेता, नाम क्या, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था, क्या कहा था, कि राजस्थान को एकीकृत होना चाहिए। ये भी थोड़ी सी चीजें याद रखना। अब हम साथियों आगे की बात करेंगे, आगे क्या हुआ। ये सारी बातें होने के बावजूद फिर कहने का मतलब है कि राजस्थान के देसी रियासतों के शासक अपने आप में सक्षम नहीं हो पाए। बीकानेर का शासक भी प्रयास किया था बीकानेर के आसपास की रियासतों को अपने अंडर करने में, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि किन किन लोगों ने और क्या क्या प्रयास किए। अगर मैं बात करूं साथियों कि 5 जुलाई 1947 रियासती विभाग की स्थापना, 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, सरदार वल्लभ भाई, मैं यहाँ सरदार पटेल, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में
रियासती विभाग की स्थापना की, रियासती सचिवालय की स्थापना, सचिवालय की स्थापना। और ये स्थापना कब हुई? जैसा कि लिखा है 5 जुलाई 1947 को। सचिव बनाए गए इसके वीपी मेनन। सचिव कौन? वीपी मेनन। वीपी मेनन इसके सचिव थे। अब साथियों, जिस समय 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासती विभाग सचिवालय के अध्यक्ष भाषण दे रहे थे, उस समय इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी राजा चाहता है कि हम इंग्लैंड की या सर्वोच्च सत्ता के साथ समझौता करके उनके साथ चले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अब इंग्लैंड की सर्वोच्च सत्ता नहीं है भारत में, अब सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। ये भी बात आपको याद रखनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे कि कोई व्यक्ति चाहकर भी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहना चाहते थे कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी रियासत हो जो ये कह दे कि हम तो इंग्लैंड के साथ ही रहेंगे, इंग्लैंड के साथ ही, हमारे ऊपर इंग्लैंड ही काम करेगा। ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा अब इंग्लैंड की सत्ता गई, अब अंग्रेजों की सत्ता गई, अब सर्वोच्च सत्ता है वो किसकी है? भारतीय जनता की है। तो इसलिए प्रत्येक रियासत को हिंदुस्तान में मिलना चाहिए। और उसके बाद 14 जुलाई 1947 को नेहरू ने एक भाषण देते हुए कहा था, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री और विदेश नीति के जनक या मौलिक अधिकारों के जनक या उद्देश्य प्रस्ताव के जनक, ये सब नेहरू के लिए ही है। उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति चाहकर भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं घोषित कर सकता, और अगर कोई देश या विदेश, कोई बाहरी देश जो अपना देश नहीं है, मतलब भारत नहीं है, उसके अलावा जो विदेश अगर किसी भी रियासत को या किसी भी राज्य को स्वतंत्रता देता है तो वो हमारा शत्रु होगा, वो हमारा मित्र नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का मामला है, हिंदुस्तान में काम हम कर रहे हैं, इसका मतलब हम करेंगे। तो प्रत्येक रियासत को हिंदुस्तान में सम्मिलित होना चाहिए। और उसके बाद माउंट बैटन ने, तत्कालीन वायसराय या गवर्नर जनरल कह दें, 25 जुलाई को 1947 को माउंट बैटन ने भी कहा था कि जो भारत सरकार के द्वारा 3 विषय तय किए गए हैं, कौन कौन से 3 विषय हैं, वो विषय याद कर लेना। विषय क्या क्या मांगा था भारत सरकार ने देशी रियासतों से? नंबर 1 सुरक्षा मांगा था, नंबर 2 विदेशी मामले मांगे थे, विदेशी मामले, और नंबर 3 संचार मांगा था। ये 3 चीजें भारत सरकार ने कहा था हमें दे दो, हम आपके राजनीतिक हस्तक्षेप या राजनीतिक या रियासतों में कोई भी अन्य हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इन तीनों चीजों के अलावा हम आपकी स्वायत्ता को बर्खास्त नहीं करेंगे, हम आपकी स्वायत्ता को बनाकर रखेंगे। हमारी ओर से आपके किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, मात्र इन 3 चीजों के अलावा हमें केवल और केवल ये 3 चीजें चाहिए। लेकिन जैसी उस समय बात की जा रही थी, ऐसी स्थिति आज नहीं है साथियों। आज अपना देश संपूर्ण या पूर्ण तरीके से लोकतंत्र है। आज राजा भी आम नागरिक है और किसान भी आम नागरिक है, तो एक मजदूर भी आम नागरिक है, तो देश का प्रधानमंत्री स्वयं भी एक आम नागरिक है, क्योंकि 5 साल के बाद या 2 साल के बाद तो उसे भी तो, अगर जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी तो वो बन पाएगा, नहीं तो कैसे बन पाएगा। और हम ये देखते आ रहे हैं कि लगातार जिस पार्टी ने 30 या 40 या 50 वर्ष तक शासन किया था, वो पार्टी आज शासन में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शासन है आज। और अगर भारतीय जनता पार्टी ठीक तरीके से काम नहीं करेगी या अच्छे तरीके से विकास नहीं कर पाएगी, तो जनता है कुछ भी कर सकती है। अगली बार पुनः कांग्रेस जीत जाएगी, या अगली बार और ऐसी भी बहुत सारी पार्टियां हैं, उनकी सरकार बन जाएगी। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं साथियों, लेकिन हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। और ऐसा हम देखते आ रहे हैं, और हमने ये भी देखा था, अभी की बात क्यों करें, 1975 में जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया, वो कहीं न कहीं भारतीय संविधान के लिए भी और भारत के लोकतंत्र के लिए भी क्षति थी, तो जिसका जवाब जनता ने वापस दिया इंदिरा गांधी जी को। 1977 में हमने, या जो हमारी जनता ने या भारतीय जनता ने पहली बार किसी कांग्रेस गैर कांग्रेसी दल को भारत में सरकार बनाने का न्योता दिया था,
और बनवाई थी उनकी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। हालांकि वो सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और फिर वही इंदिरा गांधी जिनके नेतृत्व में 1980 में पुनः कांग्रेस चुनाव जीत के आई और उन्होंने 4 साल तक काम किया। हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक भारतीय व्यक्ति के हाथों से या भारतीय नागरिक के हाथों से चले गए। हमें ऐसी चीजों का प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसी चीजों के बारे में ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की गरिमा होती है साथियों, हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। हम किसी एक घटना को लेकर किसी को मार नहीं सकते, किसी के प्राणों की बलि नहीं दे सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते। और जो दया और ममत्व का भाव हमारे मन में है या जो भारतीयों के मन में है, ऐसा और किसी के नहीं। लेकिन आज की घटनाओं को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो दया और ममत्व है, सबका नहीं लेकिन किन्हीं 1, 2 या 3 या 4 ऐसे व्यक्तियों के कारण या लाखों करोड़ों में से 10 या 15 व्यक्तियों के कारण पूरे भारतीयों के खिलाफ आवाज आ जाती है। तो जो भी है उनको समझना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि हमारी संस्कृति और हमारे सभ्यता, हमने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम और जियो और जीने दो की नीति दी है। हमने पूरी दुनिया को परिवार माना है और पूरी दुनिया के जो भी सदस्य है वो सब हमारे भाई बहन की तरह है, माँ बाप की तरह है। और आज उसी देश में ऐसी कंडीशन आ गई है कि हम खुद लड़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए सोचनीय विषय है कि हमें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। चलिए खैर हम आगे चलते हैं, ये बात तो अलग थी। इन तीनों विषयों को लेने के बाद फिर सरकार ने कहा हम आपको कोई इतने अड़चन नहीं देंगे, हम आपके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो फिर लोगों ने सोचा और नेताओं ने या उस समय के राजाओं ने सोचा ठीक है, हम सम्मिलित कर देंगे। तो फिर इन्होंने अधिमिलन पत्र 15 अगस्त 1947 से पहले राजस्थान की प्रत्येक रियासत को कहा कि आप अधिमिलन के ऊपर हस्ताक्षर कर दो। तो अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत अगर राजस्थान की थी तो वो थी बीकानेर रियासत, बीकानेर। और राजा का नाम क्या था? शार्दुल सिंह। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह ने पहली बार कौन सी तारीख को? 7 अगस्त 1947। और अंतिम में करने वाली 2 रियासतें थी, एक तो थी जोधपुर और एक थी धौलपुर। जोधपुर कब की? 9 अगस्त को जोधपुर ने क्या कर दिया? अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया 1947। और अंतिम रियासत अगर आपको पूछे कि अधिमिलन पत्र पर, तो वो अंतिम रियासत थी धौलपुर और उसने किया था अपने एक दिन बाद ही। अगस्त 1947। तो हम यहां पढ़ रहे हैं कि सबसे पहली उस रियासत का नाम क्या था कि जिसने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो उस रियासत का नाम था बीकानेर। और बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि सबसे अंतिम में करने वाली क्रमशः 2 रियासतें, जिसमें एक रियासत थी अपनी जोधपुर जिसने 9 अगस्त को किया और एक रियासत थी अपनी धौलपुर, माफ कीजिए यहाँ 14 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले धौलपुर ने 14 अगस्त 1947 को अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब बातें तय होने लग गई कि संपूर्ण राजस्थान लगभग हम राजस्थान का यूनियन बना देंगे। अब शुरू होती है एकीकरण की प्रक्रिया। अब फिर सोचा कि हमने कौन कौन से संघों के माध्यम से हम एकीकरण कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे एकीकरण की प्रक्रिया।
इससे पहले मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है। 7 चरणों में सबसे पहला चरण का नाम है, उस चरण का हम कहते हैं मत्स्य संघ। नाम कैसे पड़ा मत्स्य संघ का? कौन कौन सी रियासतें थी, किन किन लोगों ने क्या हुआ, क्या कहा था इनके बारे में, तो उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। एक चरण का नाम क्या? पहले चरण का नाम है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। नामकरण किया था, वो किया था के एम मुंशी ने। नामकरण किसने? के एम मुंशी। और ये के एम मुंशी वही है जो उदयपुर महाराणा के संवैधानिक सलाहकार रहे थे। नामकरण किया के एम मुंशी ने। क्यों किया? क्योंकि महाभारत समय में जिस प्रदेश को मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, उन्हीं 4 रियासतों का एकीकरण करना शुरू किया। और उन 4 रियासतों में से क्या क्या नाम था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन चारों रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का क्या किया गया? उद्घाटन किया। और उद्घाटन करने की तारीख, उद्घाटन कब किया गया? उद्घाटन अगर आप राजस्थान सरकार या भारत सरकार का जो राजपत्र देखोगे उसमें तारीख दे रखी है 17 मार्च। लेकिन जो हीरालाल शास्त्री है और वीपी मेनन है, वो दोनों मानते हैं कि इन्होंने अपना, मत्स्य संघ ने अपना कार्यभार है वो कार्य शुरू किया था, वो 18 को किया था। इसलिए मैं यहां लिख सकता हूं 18 मार्च 1948। ठीक है। हालांकि उद्घाटन हो गया था 17 मार्च को। 17 मार्च को थोड़ा सा लेट हुआ था, 2 घंटे लेट हुआ था। क्या दिक्कत थी? अब हम उनके ऊपर विशेष बातें लिख देते हैं, फिर पूरी जानकारी लेंगे कि क्या हुआ क्या था। तो 18 मार्च, तो आपको दोनों पता कर लेनी है। यहाँ 18 मार्च में लिख दूं, यहाँ वीपी मेनन के अनुसार, वीपी मेनन व हीरालाल शास्त्री के अनुसार वीपी मेनन अपनी पुस्तक में लिखते हैं इंडियन स्टेट, द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेट्स में लिखते हैं कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। और इसके साथ ही जो 17 मार्च लिखते हैं, वो 17 मार्च 1948 का समय दिया है, वो दिया है राजपत्र में। राजपत्र, जो भारत सरकार का राजपत्र जो गैजेटेड है, उसमें 17 मार्च लिखा हुआ है। ठीक है। और मुझे लगता है साथियों कि कोई भी अगर प्रश्न बनाने वाला है तो वो दोनों एक साथ में नहीं देगा, या तो 17 देगा या 18 देगा। अगर 17 देगा ऑप्शन में तो 17 फिर सही करना है, और अगर 18 देगा तो 18 देगा, 18 सही करना है। दोनों तो एक साथ देगा ही नहीं, क्योंकि और अगर ऐसा करते भी है तो मेरे ख्याल से, या मेरा अनुभव यही है, या मेरा मानना यही है कि उस पर्सन को कैंसिल किया जाएगा। क्योंकि हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। राजपत्रित भी तो सही है, और वीपी मेनन की पुस्तक और हीरालाल शास्त्री जो देश जो राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको तो पता ही था, क्योंकि वे खुद इसमें सम्मिलित थे। चलिए साथियों, अब उद्घाटन करता कौन है? उद्घाटन करता, तो उद्घाटन करता का नाम है, वो है एनवी गाडगिल। एनवी गाडगिल। और एनवी गाडगिल का पूरा नाम है नरहरि विष्णु गाडगिल। ये कैबिनेट मंत्री थे, कोटा के थे, कैबिनेट मंत्री थे, खनिज और संचार ऐसा करके कोई इनके पास मंत्रालय था। एनवी गाडगिल कोटा से संबंध रखते हैं ये। और अब राज प्रमुख, राज प्रमुख थे उदय भान सिंह। उदय भान सिंह। और उदय भान सिंह कहां के थे? उदय भान सिंह थे साथियों धौलपुर के। अब धौलपुर के उदय भान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, तो उप राज्य प्रमुख भी बनाया गया। उप राज प्रमुख, मुझे ऐसा लगता है कि राज प्रमुख को बहुत बार पूछा जा चुका है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड
व्याख्याता के पेपर हुए थे, उसमें राजस्थान के एकीकरण को बहुत अच्छा वेटेज दिया गया था, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे थे राजस्थान से। तो हो सकता है कि पर्सन बनाने वाले शिक्षक का ध्यान राज्यपाल और नहीं राज प्रमुख को छोड़कर उप राज प्रमुख पर चला जाए। तो उप राज प्रमुख थे वो अपने मत्स्य संघ के, उनका नाम था अपने गणेश पाल देव, गणेश पाल देव। और गणेश पाल देव कहाँ के मतलब महाराजा थे? ये थे करौली के, करौली के महाराजा गणेश पाल देव। और जैसा कि पहला मत्स्य संघ है और शुरुआत है तो श्री गणेश, ये गणेश पाल और देव होते ही है, तो हमारे तो फिर तो ये तो याद रखना भी आसान है कि उपराज प्रमुख थे मत्स्य संघ के। अब रही बात है वो है प्रधानमंत्री पद की। प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को, शोभाराम कुमावत। और ये शोभाराम कुमावत कहाँ के थे? अलवर के। कहाँ के थे? अलवर के। और राजधानी बनाया गया अलवर को, राजधानी अलवर। ये इतनी बातें। अब देखिएगा साथियों क्या क्या हुई थी, बातें क्या क्या हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। हम ये नहीं कह सकते कि महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, बल्कि इससे उपयुक्त शब्द ये है कि महात्मा गांधी की 30 जनवरी को हत्या हुई थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर ली गई। और फिर उसी समय जो भरतपुर और अलवर था, अलवर और भरतपुर के ऊपर आरोप लगाए गए, अलवर व भरतपुर। एक पहला तो आरोप क्या लगाया गया? महात्मा गांधी को मारने का षड्यंत्र यहां रहकर रचा गया था। मतलब जो अलवर के और भरतपुर के राजा को पता था कि यहां गांधी को इस तरीके से मारा जाएगा, उनका मानना था। हालांकि ये बाद में दोनों निर्दोष साबित हुए थे, अलवर और भरतपुर। और इन दोनों में जो लोग रहते हैं वो रहते हैं मेव, मुस्लिम। और उन्होंने एक अलग से मेव स्थान की मांग की कि हमारा मेव स्थान अलग बनाया जाए। और इसकी प्रशासन की ओर, मतलब इसकी ओर तेज सिंह ने ध्यान नहीं दिया। अलवर के शासक है तेज सिंह, याद रखना साथियों। और यहाँ के एक दीवान है जिनका नाम है एनवी खर्रे। इसलिए यहाँ का प्रशासन असफल हो गया। हजारों लोग सांप्रदायिक दंगे हुए, कटे मरे, एक दूसरे को मारा गया। और ऐसा का ऐसा हुआ भरतपुर में। भरतपुर में भी वो राज्य अपना प्रशासन चलाने में सफल नहीं हुआ, उसके ऊपर भी आरोप लगाए भारत सरकार के द्वारा। तो फिर भारत सरकार ने क्या किया? अलवर के शासक तेज सिंह, कहां के शासक? तेज सिंह, अलवर के शासक तेज सिंह। और अलवर का ये तो है शासक राजा, और दीवान का नाम क्या है उसका? एनवी खरे, नहीं एवी खरे। एवी खरे दोनों को क्या कर दिया? नजरबंद कर लिया और अलवर क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। फिर रही बात दूसरी, भरतपुर। तो फिर आखिरकार भारत सरकार के दबाव के कारण भरतपुर के तत्कालीन शासक, जिनका नाम क्या, मैं यहां लिख देता हूं अपने, अगर आप भरतपुर के शासक ब्रिजेंद्र सिंह, शासक का नाम क्या? ब्रिजेंद्र सिंह। भरतपुर के शासक ब्रिजेंद्र सिंह के हाथ से भी वहां की जो प्रबंधन या प्रशासन की सत्ता थी वो भी इन्होंने अपने हाथ में ले ली भारत सरकार ने, और ब्रिजेंद्र सिंह ने लौटा दी। अब रही बात करौली और धौलपुर की। आपको पता होगा साथियों, जो भरतपुर और धौलपुर है ये उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं। जिस समय मत्स्य संघ का निर्माण किया गया उस समय भारत सरकार की मंशा थी कि इन्हें यूपी में मिलाया जाए, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मंशा को बदल दिया गया और इन्हें राजस्थान में सम्मिलित कर लिया। लेकिन ज्यों ही भरतपुर को मिलाया गया, मतलब भरतपुर पर ब्रिजेंद्र सिंह के माध्यम से, जो ब्रिजेंद्र सिंह वहां की प्रशासन की व्यवस्था को संभाल रहे थे या ब्रिजेंद्र सिंह नेतृत्व कर रहे थे भरतपुर का, ज्यों ही भरतपुर का नेतृत्व भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया और ब्रिजेंद्र सिंह के छोटे भाई जिनका नाम मान सिंह ने कहा था, ये भरतपुर जाट रियासत थी, और मान सिंह ने कहा था कि ये जाटों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है,
उन्होंने सभी जाट किसानों को एकत्रित किया और जाट किसानों को एकत्रित करने के बाद उन्होंने एक नारा भी दिया था और नारा यह दिया था तो भरतपुर के शासक बृजेंद्र सिंह के छोटे भाई जिनका नाम मान सिंह और मान सिंह ने कहा था जाटों को ज्यों ही कहा था कि हम 17 मार्च 1948 को क्या करने जा रहे हैं, मतलब मत्स्य संघ की स्थापना या मत्स्य संघ का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, भरतपुर के या वहां के जाटों को एकत्रित किया और कहा कि जाटों का झंडा खतरे में है, ऐसा उन्होंने नारा लगाया। और कहा जाता है कि रातों ही रात जिस जगह पर सम्मेलन होना था उस जगह पर बहुत सारे जाट किसान आकर बैठ गए। सरकार ने उन्हें दबाने का प्रयास भी किया और वहां से एक जाट किसान नेता थे जिनका नाम मुझे याद आ रहा है अभी। उन जाट किसान नेता का नाम है आपके, अगर मैं ठीक तरीके से याद कर पाऊं तो, देशराज। उस जाट किसान नेता का नाम क्या है? देशराज। देशराज और मान सिंह दोनों को सरकार ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और फिर किसानों को कहा कि यहां से हट जाइए, लेकिन किसान हटने को तैयार नहीं थे। अब जिस जगह पर सम्मेलन करना है, जिस जगह पर अपने मत्स्य संघ का उद्घाटन होगा, उस जगह पर तो या उस मैदान में तो जनता बैठी है, किसान बैठे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कहा अब हमारी नहीं चलेगी, तो आखिरकार क्या करना चाहिए? तो फिर किसी इधर उधर तो पूछा, तो भाई पूछा कि हमारा नेता तो देशराज है भाई, उसको बाहर निकाला जाए। फिर भारत सरकार ने देशराज को बाहर निकाला और देशराज से पूछा तो देशराज ने भारत सरकार से एक बात मांगी कि अगर ये बात आप स्वीकार करें तो किसान यहां से हट जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि एक हमारा जाट व्यक्ति का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये भारत सरकार ने उस समय ये बात स्वीकार की और स्वीकार करने के बावजूद किसानों ने वहां क्या किया, अपना स्थान खाली किया और फिर 17-18 मार्च जो भी है 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है और बाद में यही मत्स्य संघ राजस्थान का जो पंचम चरण होता है उस समय संयुक्त व्रत राजस्थान में मिल जाता है। तो इस प्रकार साथियों ये हमारा आज प्रथम चरण पूरा हुआ, बाकी वाला हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका प्रेम और आपका स्नेह हमेशा बना बना रहे साथियों, ऐसी उम्मीद के साथ ही आप सभी को नमस्कार।